और बाकी आरोपियों को, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक एमएलए थे। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। ये अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृह मंत्री के नाते कर सकता था, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी कहता, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट था। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। मैंने आपसे भी पूछा ये सवाल, मैंने मोदी जी से भी पूछा, और आप दोनों यही कहते थे कि न्यायिक प्रक्रिया चालू है इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। आपने भी यही कहा और मोदी जी ने भी यही कहा। 19 साल हो गए हैं, तो 19 साल में आप इधर उधर की बातें करते थे, पूरा आप डिटेल में नहीं जाते थे। अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ उन दिनों में? सबसे पहले 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया, और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था, टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा। हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट था। कौन थे वो आपके हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है, और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगे थे क्या? दंगे हुए तो थे ना? आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे। दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप ये था, दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। तो क्या उन दिनों में आप भी थे वहां पर? तो उन दिनों में क्या पुलिस जो है, जो कहते हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं पाई, जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो दे वर नॉट एबल टू डू मच, और बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल जो व्यू था इस वजह से ना तो पॉलिटिकल ना तो ब्यूरोक्रेसी ना ही पुलिस इतना कर पाई रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। पर उस वक्त तो आपकी सरकार दिल्ली में भी थी और आपकी सरकार गुजरात में भी थी, तो फिर मीडिया को या फिर उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग कैसे था? हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। परंतु उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे, शायद कोर्टें भी होगी। अगर सत्य था तो फिर एसआईटी की क्या जरूरत थी? एसआईटी में आज मैं आपको सत्य बताता हूं, एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा, हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी, हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन, गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। हम बहस कर सकते थे, मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था। आज जब जजमेंट आया है तब तय हो गया है कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं, एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे सबूत गढ़े गए। एसआईटी को जो जब जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि ये झूठा जवाब है, जिसको एसआईटी ने भी बाद में कोर्ट के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे और वो जानते थे कि झूठे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले, लेकिन क्या सेना, अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर होते, गृह मंत्री होते, तो क्या आप सेना को बुलाते नहीं जल्दी? नहीं, जहाँ तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफ़ी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। परंतु दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। कितनी अरेस्ट हुई? इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं पार्शियलिटी के। आप और मोदी जी दोनों कहते हैं कि इट वाज अ
टैक्टिक या फिर कह दीजिए कंस्पिरेसी कि गुजरात को एक बुरा नाम देने के लिए कि ये एक दंगाई प्रदेश है और बीजेपी जो है एक दंगाई पार्टी है, और गुजरात 2002 के बाद वो टैग लग गया। क्या आप मानते? मैं और मोदी जी नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया। आप लोकतंत्र में संविधान को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मांगेंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट सच्चे या सुप्रीम कोर्ट का सब एविडेंस एप्रिशिएट कर कर लिया गया फैसला सच्चा, ये देश की जनता ने तय करना पड़ेगा, आप जैसे पत्रकारों ने भी तय करना पड़ेगा। और अगर ये मत बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का एप्रिशिएट हुआ एविडेंस एप्रिशिएट करने के बाद दिया गया फैसला सच्चा है, तो अब क्वेश्चन उठाने चाहिए। पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके ऊपर पूछना चाहिए उनको कि क्या आधार था ये आरोप का, और आधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। आपने एनजीओज का जिक्र किया, कौन से एनजीओज हैं, क्या किया उन्होंने? देखिए, मैंने बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सेटलवाड का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। मीडिया और एनजीओज का एक नेक्सस था, आप कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर 20 साल तक चलाया ये पूरा? ना 20 साल नहीं चला, 2002 और 2022। स्मिता बहन, सबसे बड़ी बात तो जनादेश होता है और जनता सब देखती है। 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ आंख होती है, 260 करोड़ कान होते हैं, सब देखती है, सब सुनती है। हम कभी चुनाव नहीं हारे। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। एक चला दिया कि सीडी के बारे में, सीडी लेकर राहुल शर्मा चले गए, वहां पर नोटिंग है, नोटिंग साइड पर रोज काम है, उसने अपने रिकॉर्ड में रखा है, कोई कानून को नहीं तोड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकृत किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि एसआईटी इन्फ्लुएंस हुई थी, बीजेपी का दबाव था एसआईटी के ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और ही कहा है अभी, लेकिन इतने साल तक जब इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे तो उस टाइम सालों साल डिले करते गए। तो इस देखिए, एसआईटी की रचना हमने नहीं करी थी, देश की सर्वोच्च अदालत ने करी थी। अफसर का चयन भी हमने नहीं करा था, देश की सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ को सुनने के बाद करा था। और जो अफसर रखे गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट से नहीं लिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गए थे, और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बदल चुकी थी, यूपीए की आ चुकी थी। तो एसआईटी इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं। और कोर्ट मॉनिटरिंग केस था, कैसे इन्फ्लुएंस होती? इतने महंगे महंगे लॉयर एनजीओ की ओर से अपीयर होते थे। जैसे जाकिया जाफरी कहती थी, जो आप महंगे लॉयर्स की बात कर रहे हैं, कि आपकी तरफ के जो लॉयर्स थे वो बहुत हेविली पेड थे, उनकी तरफ से नहीं थे। एसआईटी के लॉयर्स जो थे हमारी ओर से हमारे लॉ ऑफिसर ही थे और कोई नहीं था। हाँ, उनको बहुत पैसे, लॉ ऑफिसर को इतना पैसा नहीं मिलता है, आप जानती हो। इसके पेमेंट का एक सिस्टम होता है, इसका रेट शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर उनकी फीस तय होती है। और कई सारे इतने गलत बातें कि फायरिंग में सिर्फ मुसलमान मारे गए, कोर्ट ने आज ये भी नकार दिया कि ऐसा नहीं हुआ है। फायरिंग में मुसलमान नहीं मारे गए, लेकिन दंगों में तो मुसलमान मारे गए ना। देखिए स्मिता जी, एक बात आप समझ कर चलिए, जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया था, उसका समाज में आक्रोश था। और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया कि 60 लोगों को जिंदा जलाने की घटना का आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, निंदा भी नहीं करोगे। इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी।
आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता सेतलवाड जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सेतलवाड की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी, इतने गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थे उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है, मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े, और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है, मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता। और मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पर लगाते हैं, उनके शासन जहां जहां रहे हैं वहां दंगे नहीं हुए हैं क्या? उत्तर प्रदेश का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए। पर कभी लेबल नहीं लगा किसी पर? लेबल लगाया नहीं आप लोगों ने, लेबल हमने थोड़ी ना लगाया है, लेबल फैक्ट के आधार पर थोड़ी ना लगा है। आप भी नहीं लगा पाए एज अ पॉलिटिकल पार्टी? हम करते ही नहीं, हम करना भी नहीं चाहते, हम क्यों किसी पर लगाए लेबल? दंगों का पॉलिटिकल उपयोग करना ही नहीं चाहिए। गुजरात में जब भी इन्वेस्टमेंट समिट होता था, हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे, 10 साल तक 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे, उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए कि विसिएट कैंपेन कैसा होता है, ये कैंपेन चलाने वालों से सीखिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट इतना अहम क्यों है पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए? मतलब आप जब इतिहास लिखेंगे आपकी पार्टी के लिए, तो 20 साल बाद, क्योंकि आज का जो युवा है वो तो जानता भी नहीं शायद 2002 में हुआ क्या, क्योंकि ये 20 साल पुरानी बात है। तो आज के युवा जब ये देखेंगे तो उस दिन क्या हुआ, उन 3 दिनों में क्या हुआ? क्या आपको अब कोई रिग्रेट्स हैं? और अब आप क्या देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को? पहले एक बात समझ लीजिए, आज का युवा नहीं जानता है ऐसा आप कह सकते हो। इतिहास हजारों साल जिंदा रहता है, और झूठे आरोप जो होते हैं उसका निरसन न्यायालय के माध्यम से होना बहुत जरूरी है। और इसलिए लंबी लड़ाई, 18-19 साल लंबी लड़ाई मोदी जी भी लड़े हैं और सत्य ढूंढने वाले लोग भी लड़े हैं, और आज विजयी होकर बाहर आए हैं। क्या इसलिए ये लड़ाई जरूरी थी? मतलब कि आप इतिहास जब लिख रहे हैं अपनी पार्टी लिखने के लिए नहीं, किसी भी झूठ के सामने लड़ाई करना निहायत जरूरी होता है। किसी भी अपप्रचार के सामने उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है। इतिहास तो अपने आप बनते रहते हैं। 2 बार 2/3 बहुमत से जीतना ही इतिहास है। देश में जीएसटी डाल देना भी इतिहास है। देश के अंदर सीडीएस बनाना भी इतिहास है। देश के पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करना भी इतिहास है। पहली बार एयर स्ट्राइक करना भी इतिहास है। पूरे दुनिया में भारत के गौरव को आसमान तक ले जाना भी इतिहास है। इतिहास की तो खैर बहुत सारी बातें हैं, परंतु झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, और मोदी जी डट कर लड़े हैं, धैर्यपूर्वक लड़े हैं, और आज विजयी होकर बाहर आए। पार्टी के लिए ये कितना सिग्निफिकेंट है? पॉलिटिकली मैं पूछ रही हूँ। बहुत सिग्निफिकेंट है। पॉलिटिकली कम, परंतु जिस प्रकार से मेरे पार्टी के सर्वोच्च नेता को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया गया, और आज कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं मानता हूं ये जजमेंट भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, न केवल मोदी जी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए। मोदी जी के लिए तो खैर
आत्मसंतोष का विषय हो सकता है, हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय है कि आज जो झूठे आरोप हमारे सर्वोच्च नेतृत्व पर लगाए थे वो सारे खारिज हो गए।